जो अब तक नहीं खौला वो खून नहीं पानी है, जो अब तक नहीं खौला वो खून नहीं पानी है, जो काम ना आए किस्मत लिखने वो बेकार जवानी है। नमस्कार दोस्तों, लौट आइए इस संघर्ष की दुनिया में। मैं वापस आ चुका हूं आप सभी के लिए एक ऐसा दमदार कंटेंट वाला मैराथन सीरीज लेकर, जिसमें हम नेक्स्ट से नेक्स्ट लेवल के सवालों के साथ भिड़ने जा रहे हैं। और एक बार अगर मैं आपको इन सवालों का फॉर्मेट और लेवल दिखा दूं तो बिल्कुल दोस्तों, इसमें हर एक अध्याय से, हर एक यूनिट से आपको सवाल देखने को मिलेगा, है ना। और ज़्यादा टफ से टफ सवालों के साथ आज हम लोग मैराथन क्लास शुरू करेंगे, क्योंकि यही वो टफ सवाल हैं जो आपको सिलेक्शन तक जाने से रोक देते हैं और आपको सिलेक्शन नहीं मिल पाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठ करके देख लो कि अगर 100 नंबर के सवाल आ रहे हैं या 60 सवाल ट्रेड थ्योरी के आ रहे हैं, तो उसमें से 6 सवाल 10 सवाल ऐसे होंगे ना जो आपके बिल्कुल दिमाग में ही नहीं घुसेगी, वो है ना, समझ ही नहीं आएगा कि आखिर में है क्या चीज़। तो वैसे ही सवालों को आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। तो शुरू से लेकर के अंतिम तक इस मैराथन सीरीज में बने रहिएगा और शुरू से लेकर अंत तक अपना प्यार जो है वो देते रहिए। दोस्तों, ये मैराथन सीरीज सिर्फ 50 दिन के लिए चलाई गई है और सिर्फ आप लोगों के डिमांड के हिसाब से चलाई गई है। तो जितने भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो बिल्कुल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक, सहपाठियों तक इस क्लास को शेयर करने का अपना योगदान निभाइए। चलिए, प्यार बांटते रहिएगा। सबसे पहले कमेंट सेक्शन दिल के इमोजी से भर जाना चाहिए, है ना। और मैंने आपको कई बार बता रखा है कि हम अपना बहुत जल्द एक बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं, उस पर खैर अलग से मैं सेशन दूंगा आप लोगों को। जो भी अभी मैं सॉल्व कराऊंगा मेरे भाई, इन सभी का आपको PDF मिलेगा हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में। तो ये रही हमारी चैनल, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो इसको ज्वाइन जरूर करना, ठीक है ना। एक और हमारा चैनल है व्हाट्सएप में, उसमें अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई सवाल है उसको पूछ सकते हैं, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए, सभी को राधे राधे, राम राम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में है। 651 नंबर का क्वेश्चन आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन है। The power generation station that utilize the potential energy of water at a high level to जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि एक उत्पादन स्टेशन जो बिजली पैदा करने के लिए उच्च लेवल पर किसका प्रयोग करता है? पानी की स्थितिज ऊर्जा का उपयोग करके वो बिजली का उत्पादन करता है। बताना कौन सा स्टेशन होगा? ज्वारी। देखना, अब कंफ्यूजन यहाँ पर मत होना कि ज्वारी विद्युत संयंत्र में फ्यूल पानी ही होता है, फ्यूल पानी ही होता है, लेकिन आंसर ये नहीं होगा। परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा में यूरेनियम का इस्तेमाल की जाती है ना। किसकी? इसमें यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी यूरेनियम 235 नंबर वाला, है ना। 235 नंबर वाला जो यूरेनियम होता है, इसको इस्तेमाल में लेते हैं। ताप विद्युत में इसमें फ्यूल जो होती है मेरे भाई, ये होता है कोयला। किसका प्रयोग करते हैं? कोयला। अगर आप कहेंगे कौन सा कोयला, तो सब बिटुमिनस कोयला या फिर बिटुमिनस कोयला, है ना। क्योंकि ये जो कोयला है इसमें कैलोरीफिक मान इसका बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हीट ज़्यादा उत्पन्न करती है, इसलिए इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। आंसर जो होगा हमारी ऑप्शन नंबर डी होगा कि जल विद्युत शक्ति संयंत्र। क्या होगा? जल विद्युत शक्ति संयंत्र, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसमें जो फ्यूल होता है, जो इसमें ईंधन होती है, वो क्या होता है? पानी। जितना बड़ा, मतलब कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कितना पावर जनरेट करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका जो डैम है वो कितना बड़ा है। जितना बड़ा डैम होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगा, जितना बड़ा बांध होगा उतना ज़्यादा करंट पैदा होगा। अब बड़ा होने से मुझे ध्यान आया कि विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पर है ना। नोट करना मेरे भाई कि विश्व स्तर में सबसे बड़ा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक HPCL जो प्लांट है, ये है हमारा चीन में। कहाँ पर है? चीन में। किस नाम से? गॉजेस नाम से, है ना। गॉजेस डैम का नाम है। किसका नाम है? गॉजेस डैम का नाम है। और चीन में ये सबसे बड़ी विश्व का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो है। और ये इसकी अगर कैपेसिटी की बात कर दूं मैं, तो कैपेसिटी इसकी है 22,500 मेगावाट का, है ना। 22,500 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है।
ये विश्व का सबसे बड़ा है, इससे बड़ा विश्व में और कहीं पर नहीं है, चीन में है। अगर विश्व की हम बात कर रहे हैं तो फिर अपने इंडिया की भी बात करते हैं ना, हमारा भारत भी किसी से कम नहीं है। अगर भारत स्तर पर देखा जाए, भारत के लेवल पर, इंडिया लेवल पर देखा जाए तो ये जो होती है ना हमारी उत्तराखंड में कौन सी है, टिहरी बांध, कौन सी, टिहरी बांध है ना। तो टिहरी बांध में जो कि उत्तराखंड में है, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है टिहरी बांध में। और कौन सी नदी पे तो है, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है, और टिहरी बांध है, टिहरी नदी पर ही है। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 2400 मेगावाट, है ना। तो 2400 मेगावाट है, ठीक है ना, इसकी कैपेसिटी, जो कि अपने इंडिया लेवल पर है और विश्व लेवल पर देखा जाए तो चाइना में है, ठीक है ना। तो जितना बड़ा बांध उतना बड़ा बिजली का पैदा इसमें से होगा। और टोटल जो एनर्जी अपने इंडिया में जो उत्पन्न होती है, बिजली जो पैदा होता है, उसका 3 से 4%, कितना, 3 से 4% जो है बिजली मिलती है हमको पानी के द्वारा। और मोदी जी का ये उनका सपना है, एक टारगेट है कि वर्ष 2030 तक में इसको ये 10% लाने का ये एक लक्ष्य इन्होंने बनाया हुआ है। अब देखते हैं लक्ष्य पूरा होता है या नहीं होता। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, जल विद्युत शक्ति संयंत्र। ओके, तो इसी प्रकार से डिटेल सॉल्यूशन पाने के लिए आप शुरू से लेकर के अंतिम तक बने रहना। हर एक सॉल्यूशन को मैं इतना इंटरेस्टिंग बना दूंगा, हर एक सॉल्यूशन को मैं इतना डिटेल के साथ करा दूंगा कि आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएगी। और यही चीज़ आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अलग से कुछ भी नहीं आएगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए एग्जाम्पल ऑफ ए पैसिव कंपोनेंट्स, पैसिव कंपोनेंट्स की पहचान करिए। अगर आपको पता हो कि पैसिव कंपोनेंट है क्या, तो आपको इसमें से स्क्रीनिंग करना बड़ा आसान हो जाएगा। देखना, पैसिव कंपोनेंट मतलब निष्क्रिय घटक। निष्क्रिय घटक उसको कहा जाता है ना, निष्क्रिय घटक उसको कहा जाता है जिसे कार्य करने के लिए बाहरी सप्लाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। बाहरी सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि वो किस पर डिपेंड होता है, वो अपने गुणों पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होगा, वो गुणों पर ये निर्भर होते हैं, यानी कि इनको बाहर के सप्लाई से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, प्रतिरोध या फिर इंडक्टर, प्रतिरोध या फिर इंडक्टर जिसको कही जाती है प्रेरक। अगर ये भी ऑप्शन में ना हो तो संधारित्र होगी, कैपेसिटर, क्या होगी, संधारित्र, कैपेसिटर होगा। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है तब क्या होगा, तब होगी आपकी बल्ब। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है तो होंगे ट्रांसफॉर्मर, क्या होगी, ट्रांसफॉर्मर। ये जो एग्जाम्पल मैं आपको लिखा रहा हूँ, ये एग्जाम्पल सब हैं निष्क्रिय घटक के एग्जाम्पल। किसके एग्जाम्पल है, निष्क्रिय घटक के एग्जाम्पल। जैसे कि प्रतिरोध का काम क्या होता है, ये धारा को नियंत्रित करता है ना, धारा को ये क्या करता है, नियंत्रण। इंडक्टर का काम है कि ऊर्जा को ये चुंबकीय क्षेत्र के रूप में स्टोर करता है, यही नहीं इसका काम है। संधारित्र का काम होता है कि ये ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र के रूप में, है ना, विद्युत क्षेत्र के रूप में ये स्टोर करता है। तो ये जो स्टोर करना है ना, कंट्रोल करना, ये क्या है, ये इनके गुण है, ये इनके स्वभाव है। ट्रांसफार्मर, बल्ब का काम क्या है कि जैसे आप इसको करंट दोगे ये प्रकाश उत्पन्न करेगा, है ना, इसका यही काम है, ये लाइट जनरेट करेगी। ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ये वोल्टेज स्तर में बदलाव करेगा, है ना, वोल्टेज स्तर में बदलाव करेगा। ये ट्रांसफार्मर का गुण है, ये बल्ब का गुण है, ये प्रतिरोध का गुण है, ये इंडक्टर का है और ये कैपेसिटर का है ना। इनको काम करने के लिए बाहरी सोर्स की आवश्यकता नहीं है। अब ऑप्शन की तरफ चलो, ऑसिलेटर, ट्रांजिस्टर, डायोड, ऑप्शन नंबर डी है रजिस्टर। हो गया ना आसान। देखना, हर वो चीज़ आसान है, हर वो सवाल आसान है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो आप। कॉन्सेप्ट वो मसाला है जो एक तड़के का काम करेगा आपके एग्जाम में, है ना, तड़के का काम करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको छाप लो अपनी नोटबुक में।
अगर निष्क्रिय पे बात हुआ है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं सक्रिय घटक के बारे में आपसे चर्चा ना करूं। तो सक्रिय घटक के एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूं। सक्रिय घटक के देखना एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, जैसे कि आपका डायोड, जैसे कि डायोड है ना, डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करता है। कब तक काम नहीं करेगा, जब तक इसको सप्लाई नहीं मिलेगी, नहीं तो ये काम ही नहीं करेगा। डायोड हो गया, FET हो गया, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, UJT हो गया है ना, UJT, इसके अलावा धारा सोर्स, इसके अलावा धारा सोर्स हो गया, वोल्टेज सोर्स, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं, वोल्टेज सोर्स। और जो आपकी ये बैटरी होती है ना, सेल बैटरी, ये बैटरी भी ऐसे ही ये बैटरी भी सक्रिय घटक के एग्जाम्पल है। डायोड है ना, FET, UJT, धारा सोर्स, वोल्टेज सोर्स, बैटरी, ट्रांजिस्टर, ऑसिलेटर, ये सब के सब इसके क्या हैं, इसके मुख्य एग्जाम्पल हैं। जब तक इनको सोर्स नहीं मिलेगा तब तक ये काम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख लो इसके सक्रिय घटक के। ओके, चलो, जो विद्यार्थी शेयर नहीं करते हैं ना, तो मुझे पता चल जाता है। आप ऐसे मत सोचना कि सर हमें पता नहीं चलता, मुझे पता चल जाता है कि आप शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो शेयर कर दो यार, मेहनत आपके लिए की जा रही है। और बड़ा एक क्लियर माइंडसेट लेकर के मैं आया हूँ आज, क्लियर कि मुझे क्या बच्चों को सिखाना है और कैसा कंटेंट मैं आपको दूं कि जैसे कंटेंट की डिमांड है या फिर वैसे कंटेंट जो आपके एग्जाम के पर्पज से बड़ा काम का है। ठीक है ना, तो आपको, मुझे लगता है कि इस क्लास को शुरू से देखना चाहिए और पूरा देखना चाहिए, है ना। भाग दौड़ के इस रेस में, भाग दौड़ की इस ज़िंदगी में आप हमेशा भागते रहते हैं और हाथ कुछ नहीं लगता है ना। और भागता इंसान इसीलिए है कि कुछ ना कुछ हाथ में लग जाए। अब भागते आप गलत डायरेक्शन में हैं, तो डायरेक्शन अपना सुधारना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, 653 नंबर पे आ जाओ। पूछा जा रहा है कि वितरण लाइन को न्यूट्रल प्रदान करने के लिए वितरण ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी किससे जुड़ा होता है। एक ऐसा इंटरेस्टिंग सवाल जो इसको चलो और ज़्यादा इंटरेस्ट करते हैं हम। वितरण लाइन को न्यूट्रल प्रदान करने के लिए हमेशा स्टार, आपको ये बात पता है कि स्टार वाइंडिंग से हमें न्यूट्रल पता है, निकलता है। लेकिन क्या ये भी बात आपको क्लियर है कि स्टार वाइंडिंग जो होती है ना, स्टार वाइंडिंग जैसे कि ये R फेज, ये Y फेज और ये B फेज। चलो मैं 3 यहाँ से निकाल देता हूँ तार, एक R का, एक Y का और एक B का, 3 फेज हमें मिल गया है ना। तो जब भी इस प्रकार की वाइंडिंग करी जाती है तो उसको कहा जाता है 4 तार 3 फेज प्रणाली, 4 तार 3 फेज प्रणाली। लेकिन आपको यहाँ पर 4 तार तो नज़र ही नहीं आ रहा है, चौथा तार तो नज़र ही नहीं आ रहा है। भाई 3 फेज तो नज़र आ रहा है कि 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज, लेकिन चौथा तार कहाँ है। चौथा तार आपको यहाँ पर मिलेगा, ये है ही आपकी न्यूट्रल की, जो कि चौथे तार के रूप में काम आती है। देखना, जब भी आपको ऐसा मिले 4 तार 3 फेज प्रणाली, तो आप अपने प्रयोग के हिसाब से, किस हिसाब से, यूटिलाइजेशन के हिसाब से आप इसको 3 फेज में बांट सकते हैं और फिर 1 फेज में बना सकते हैं, है ना। इस प्रकार की प्रणाली आप बना सकते हैं। केवल 3 फेज का प्रयोग आप वहां पर करोगे जो 4 किलोवाट से ज़्यादा की मोटर है, उसको न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो 3 फेज देकर के चला दोगे। सिंगल फेज प्रणाली का यूज आप करोगे सर्विस लाइन के लिए, घरों के सारे जितने टीवी, कूलर, पंखा है उसको चलाने के लिए, है ना। तो 4 तार 3 फेज प्रणाली का ये रोल होता है। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी 4 तार 3 फेज प्रणाली आती है तो एक हमें दिमाग में ख्याल आता है कि असंतुलित भार, है ना, असंतुलित लोड, यही हमारे दिमाग में ख्याल आता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है, ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो होती है केवीए में, है ना। और ये किस प्रेरण पर काम करता है, ये अन्योन प्रेरण पर काम करता है। अन्योन का मतलब क्या हुआ, जैसे किसी का फ़ोन आया आपके मोबाइल में, है ना, और हर किसी के मोबाइल में ट्रू कॉलर होता है, हमें पता चल जाता है कि फलाने का फ़ोन है। मान लो कि ट्रू कॉलर को भी नहीं पता कि ये किसका फ़ोन है, तो ट्रू कॉलर क्या नाम दिखाएगा, अननोन नंबर। ऐसे ही मतलब कि उसको भी नहीं पता कि फ़ोन किसका है। इसी प्रकार से ट्रांसफार्मर के केस में भी होता है। ट्रांसफार्मर को खुद नहीं पता कि ट्रांसफार्मर में कैसे कैसे लोड एक कंज्यूमर कनेक्ट करेगा,
है ना, रजिस्टिव लोड या इंडक्टिव लोड या कैपेसिटिव लोड या इलेक्ट्रॉनिक लोड, कौन सा लोड कनेक्ट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स लोड इसमें कनेक्ट होता है ना, तो उस केस में क्या आ जाती है, इसमें हार्मोनिक्स, क्या आती है, हार्मोनिक्स। ये हार्मोनिक्स क्या करते हैं कि जो आर फेज और वाई फेज के बीच में 120 डिग्री का अंतर है ना, दो फेजों के बीच में 120 डिग्री का जो अंतर है, जो फेज करंट इसमें चल रहे हैं, है ना, तो ये फेज करंट जो होते हैं इनका फेज एंगल 0 होना चाहिए। उस केस में न्यूट्रल तार से करंट नहीं चलता। लेकिन अगर फेज एंगल 0 नहीं है, इसका सदिश योग 0 नहीं है, हार्मोनिक्स के कारण ये थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो जो करंट है हार्मोनिक्स के कारण जो उत्पन्न हुआ है वो इन फेज करंट को कैंसिल नहीं कर पाता और न्यूट्रल तार में चलने लगती है करंट, है ना। उस केस में कहा जाता है इस न्यूट्रल तार को हमें ग्राउंड करना चाहिए। उस केस में कही जाती है न्यूट्रल तार को अर्थ कर दो, क्या कर दो, अर्थ कर दो, है ना, ताकि सर्किट को हम बैलेंस बना सकें। तो ये होता है हार्मोनिक्स के केस में। ये किस में होता है, हार्मोनिक्स के केस में होता है, ठीक है ना। तो ये स्टार वाइंडिंग की हो गई टोटल कहानी। बाकी डेल्टा की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा में देखो इस प्रकार से होता है। डेल्टा वाइंडिंग प्रयोग करने से हमें बहुत बड़ी फायदा मिलती है ना। ये देखो डेल्टा की 3 वाइंडिंग है और तीनों वाइंडिंग को इस प्रकार कनेक्ट किया जाता है कि डी के जैसा दिखता है। मान के चलो ये आर फेज है, ये वाई है और ये बी फेज है। हर फेज 120 डिग्री के अंतर पर कनेक्ट होता है, 120 डिग्री के फेज अंतर पर ये कनेक्ट होता है। जब भी हमें इससे मिलता है आर फेज, वाई फेज और बी फेज ना, तो इसमें एक बात आप ध्यान दे लो, है ना, ये है आपका आर, ये है वाई और ये है बी। इसमें ये ध्यान देना है कि इसमें हार्मोनिक्स नहीं उत्पन्न हो पाता, है ना। ये जब हमें आउटपुट में पावर देती है तो ये हार्मोनिक्स रहित पावर मिलता है। मतलब कि हार्मोनिक्स रहित पावर इसलिए मिलता है कि लोड तो इसमें भी उल्टा सीधा कनेक्ट होते हैं, बट जो हार्मोनिक्स वाली करंट जो इसमें डेवलप होता है वो अंदर ही अंदर सर्कुलेट होता रहता है, बाहर नहीं आ पाता। अंदर ही अंदर क्या रहता है, सर्कुलेट हो जाता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो हार्मोनिक्स रहित आउटपुट में हमें पावर मिलती है। ऐसे करने से ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है वो हो जाती है उच्च। ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या हो जाती है, उच्च। तो डेल्टा वाइंडिंग का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर केवल हमें क्या चाहिए, केवल फेज चाहिए, केवल फेज चाहिए। लेकिन मान के चलो कि ऐसे क्षेत्र किसी पहाड़ी इलाका में हमने ट्रांसफार्मर लगा रखा है जिसके प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग किस में कनेक्ट है, डेल्टा में, लेकिन वहाँ पर हमें एक न्यूट्रल पॉइंट चाहिए। तब क्या करोगे, तब तो सिस्टम हो जाएगा हैंग। तो सिस्टम हैंग होने से बचाने के लिए एक वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है जिसको कहते हैं जिग जैग। ये जिग जैग क्या करता है, न्यूट्रल पॉइंट प्रदान करता है। किसको, डेल्टा को न्यूट्रल बिंदु प्रदान करता है। न्यूट्रल बिंदु प्रदान करना किसका काम है, जिग जैग कॉइल का काम है, जिग जैग वाइंडिंग का काम है। और फिर हम न्यूट्रल वाइंडिंग प्राप्त कर सकते हैं डेल्टा से भी, इसलिए इस वाइंडिंग की प्रयोग जो है वो किया जाता है। बहुत ही रेयर केस में करते हैं, हमेशा नहीं करते, ठीक है ना, बहुत ही रेयर केस में होता है। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी है, स्टार वाइंडिंग इज राइट आंसर। क्या होगा, स्टार वाइंडिंग इज राइट आंसर। स्टार वाइंडिंग ही आपकी बिल्कुल करेक्ट होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 655 नंबर का सवाल जो है हमारा 54 नंबर का, कि इन ए सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर वाउंड, है ना। कौन से ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर का। तो सेल टाइप जो ट्रांसफार्मर होती है, देख लो आपके सामने खड़ी है, इसमें बोला जाए कोर के पहले और तीसरे खंड में लपेटी जाती है, नहीं। कोर के पहले और दूसरे में नहीं। ये देखना, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 लिंब है ना। कोर के विभिन्न खंड में नहीं, ये कोर के एक ही खंड में, है ना। कोर का एक ही खंड में क्यों यार, कोर तो हमारे पास 3 है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। मतलब कि फिर इन कोरों का कोई काम नहीं है क्या, ऐसा नहीं है, इन कोरों का भी काम है। बट जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, जैसे कि ये देखो, ये है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग। ये कौन सी है, ये है प्राइमरी वाइंडिंग। और ये रेड कलर वाली है सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, है ना। अभी देखना, इस प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का पूरा
भरता बनाते हैं ना। सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है और प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है, जो लिंब होती है ना ट्रांसफार्मर की लिंब, ये वाली पार्ट जो है इसको हम क्या कहेंगे, लिंब। लिंब के अंदर साइड में, मतलब कि लिंब के सबसे ऊपर क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग, फिर प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर होगी हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। ऐसा क्यों किया जाता है मालूम है, ताकि ट्रांसफार्मर का जो लीकेज फ्लक्स है उस लीकेज फ्लक्स को क्या कर सके, कम किया जा सके। ट्रांसफार्मर में जो लीकेज फ्लक्स है अगर इसको हम कम करते हैं तो जो सबसे बड़ी हमें बेनिफिट मिलता है मेरे भाई, वो ये होता है कि जो वाइंडिंग होती है सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग, वाइंडिंग में उच्च धारा का प्रवाह हो पाता है, उच्च धारा का प्रवाह हो सके, है ना। इसलिए लीकेज फ्लक्स को हमें कम रखना पड़ता है। लीकेज फ्लक्स को कम रखने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है। और दूसरी जो बड़ी फायदा है वो ये है, नोट करना, ये पहला फायदा है ना। दूसरा फायदा ये है कि ऊष्मा क्षय, ऊष्मा क्षय, है ना, यानी कि हीट जो डेवलप होता है सेल टाइप के ट्रांसफार्मर, जो गर्म हो जाती है, तापमान बढ़ता है, आसानी से तापमान ये निकल जाता है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा जो होती है वो आकार में छोटा हो जाता है, आकार इसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम आकार तो कूलिंग के लिए बड़ा फायदा हो जाता है। चौथा जो है वो ये होता है कि ये लीकेज फ्लक्स, ऊष्मा क्षय और आकार छोटा हो जाना। चौथा एक और बड़ा फायदा होता है, यार मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है अभी, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में चौथा फायदा क्या है, बताना, एक बार बताना मुझे। प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, यो याद आ गई। ये जो इंसुलेशन होता है ना, इंसुलेशन, कम इंसुलेशन की आवश्यकता होती है ना। कम इंसुलेशन की आवश्यकता, कम इंसुलेशन की आवश्यकता होती है। इसलिए क्योंकि जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है ना, एलवी वाइंडिंग, वो कोर के पास है, और लो वोल्टेज में वोल्टेज का मान कम है और कोर में इंसुलेशन चाहिए कम, क्योंकि इंसुलेशन ही है जो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। इसलिए हमें कम इंसुलेशन की आवश्यकता होती है क्योंकि वोल्टेज का मान कम है। तो पूरा मिला जुला करके जो मामला बैठता है ना, वो इसकी कैपेसिटी पे बैठता है। किस पर, कैपेसिटी पे, इसकी क्षमता पर। तो क्षमता इसकी कैसी होती है, उच्च होती है, और उच्च पावर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। कोर के एक ही खंड पर या एक ही लिंब पर दोनों वाइंडिंग को लपेटी जाती है, ये पर्पज होता है हमारा। सबसे बड़ा इंसुलेशन को कम करना और लीकेज फ्लक्स को कम करना, है ना। बाकी सारी चीज़ें कम हो जाती हैं, अपने आप ही कम हो जाएंगी, है ना। लो एक और तगड़ा सा क्वेश्चन, बाई वाट मीन्स इज लाइट प्रोड्यूस इन ए आर्क लैम्प। लाइट जो प्रोड्यूस कर रहा है ना ये आर्क लैम्प, ठीक है ना, ये किसके द्वारा कर रहा है। एक आर्क लैंप जो है ये प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न करता है, आर्क लैंप किसके द्वारा। अरे आर्क लैंप आपने देखा होगा, है ना, मैं अभी आपको फील करा रहा हूँ, आर्क लैंप। ओहो हो, क्या बात है, 1 सेकेंड, है ना, अब बात बनेगी। ये देखो आर्क लैंप का प्रयोग मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे होता है आर्क लैंप। अरे आ भी जा, ये रही, कुछ ध्यान आ रहा है आर्क लैंप से। आर्क लैंप का प्रयोग सर्च लाइट के लिए भी की जाती है ना। किसके लिए, ये दिखा रहा हूँ मैं, कब से आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आर्क लैंप का प्रयोग सर्च लाइट के लिए सिनेमा घरों में की जाती है। देखिए आर्क लैंप जो होता है ना, ये तो विद्युत चाप यानी कि वैक्यूम के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करता है। लेकिन पहले थ्योरी को क्लियर कर लो मेरे भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, है ना। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए 100%, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात कि ये एसी तथा डीसी दोनों सप्लाई पर ये काम करता है। ये क्या करता है, एसी तथा डीसी दोनों सप्लाई पर ये कार्य करते हैं। सबसे बड़ी फायदा ये। अब अगर हम केस डीसी लेते हैं, केस क्या लेते हैं, डीसी सप्लाई, तो डीसी सप्लाई में पता है क्या होता है, इसमें 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड होते हैं। आप देख पा रहे हैं ना, ये दो कार्बन के इलेक्ट्रोड हैं। एक होता है पॉजिटिव जो कि डीसी के केस में मोटा रखा जाता है, और एक होता है निगेटिव जो कि डीसी सप्लाई दोगे तो ये पतला होगा।
अगर आप डीसी सप्लाई से आर्क लैंप को जलाना चाह रहे हैं तो जो कार्बन का इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड मोटा होगा, निगेटिव वाला इलेक्ट्रोड पतला होगा। अगर मान लो डीसी सप्लाई नहीं है, एसी सप्लाई है ना, एसी सप्लाई है, तो एसी सप्लाई के केस में क्या होगा, एसी सप्लाई में क्या होता है कि दोनों टर्मिनल है ना, दोनों टर्मिनल बराबर आकार के होते हैं, है ना, दोनों टर्मिनल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसमें से पूछा जा रहा है ना कि आर्क, ये पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा आर्क उत्पन्न होता है, तो दो इलेक्ट्रोड है, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में आप देखते होंगे कुछ ना कुछ गैप है। गैप का मतलब यहाँ पर क्या है, हवा। गैप का मतलब क्या है, यहाँ पर है एयर। जब इसको हम हाई वोल्टेज देते हैं तो जो कार्बन का इलेक्ट्रोड है इस इलेक्ट्रोड से करंट प्रवाहित होने लगता है, लेकिन बीच में है गैप, यानी कि ओपन सर्किट की तरह, और करंट प्रवाहित होगा नहीं, आगे करंट इस वाले इलेक्ट्रोड पे आएगा नहीं। हाई वोल्टेज होने के कारण ये जो एयर है ये आयोनाइज्ड हो जाता है, चार्ज होते ही करंट यहाँ से जंप करके दूसरे वाले इलेक्ट्रोड पे आता है हवा के थ्रू, और जब ऐसा करता है ये तो एक उत्पन्न होता है स्पार्क। क्या उत्पन्न होता है, स्पार्क, यानी कि चिंगारी। ये जो चिंगारी है, इस चिंगारी से जो प्रकाश उत्पन्न होगा वो 5% होता है। कितना परसेंट, 5% प्रकाश उत्पन्न होता है। तो बाकी का 95% प्रकाश कौन उत्पन्न करेगा, बाकी का जो 95% प्रकाश है वो उत्पन्न करेंगे आपके ये है हमारा निगेटिव। तो निगेटिव से हमें प्रकाश मिलता है 10%, कितना, 10%, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से प्रकाश मिलता है 85%। कितना प्रकाश मिलेगा, 85% प्रकाश इससे हमें मिलता है ना। चलो हो गया ना 100%, यानी कि पॉजिटिव वाले टर्मिनल कार्बन के ये 85% प्रकाश उत्पन्न करेंगे, और निगेटिव वाला टर्मिनल 10%, और ये 5% जो चिंगारी उत्पन्न हो रही है उसके द्वारा उत्पन्न होता है ना। तो विद्युत चाप, यानी कि यहाँ पर वैक्यूम है, इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा, इस आर्क के द्वारा प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। यूज कहाँ पर करते हैं तो वो भी आप लिख लो। इसका प्रयोग किया जाता है सिनेमा घरों में। कहाँ पर, सिनेमा घरों में इसका यूज की जाती है। और इसके अलावा स्पॉटलाइट, सर्च लाइट क्या होता है ना, वहाँ पर भी इसका प्रयोग करते हैं। आर्क लैंप के रूप में इसका प्रयोग की जाती है। किसके लिए, आर्क लैंप में भी इसका यूज जो है वो किया जाता है। आंसर क्या होगा, विद्युत चाप, यानी कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर भी एक होता है, VCB। ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वे करेक्ट हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट है कि द टैप्ड फील्ड मेथड इज यूज्ड इन ए यूनिवर्सल मोटर, है ना। यूनिवर्सल मोटर के बारे में पूछ रहा है कि यूनिवर्सल मोटर में टैप फील्ड विधि का उपयोग, है ना, किया जाता है। किस पर्पज से करते हैं आप, शक्ति पर नियंत्रण रखने के लिए, टॉर्क को नियंत्रित करने के लिए, गति को नियंत्रित करने के लिए। किसके लिए, गति को नियंत्रित करने के लिए। देखना, जैसे कि इस मोटर का ये है आर्मेचर, ये क्या है, आर्मेचर, है ना। A1 और A2 आर्मेचर में दो टर्मिनल होते हैं, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ इसकी फील्ड वाइंडिंग, है ना। ये देखो, ये क्या है, इसका फील्ड वाइंडिंग है ना। फील्ड वाइंडिंग इस प्रकार से हो गया रेडी। अब यहाँ से मैं इसको सप्लाई दे दूंगा, इस मोटर को सप्लाई तो देना पड़ेगा ना, सप्लाई दे दिया। अब यहीं पर एक फील्ड, इसको फील्ड वाइंडिंग को, है ना, यहीं पर फील्ड वाइंडिंग को, इसके टर्न की संख्या को कंट्रोल करने के लिए मैं एक सिलेक्टर स्विच लगाऊंगा। देखो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है ना। इस स्विच के जरिए क्या करेंगे, हम टर्न की संख्या को घटाएंगे बढ़ाएंगे। किसको, टर्न की संख्या को कम ज़्यादा करेंगे, है ना। और ऐसा करने से क्या होता है, कम अधिक किया जाता है। और कम अधिक करने से क्या होता है कि जो आर्मेचर होती है ना, ये जो आर्मेचर है, इस आर्मेचर का वोल्टेज कम ज़्यादा होता है ना। आर्मेचर का वोल्टेज कम ज़्यादा होता है, और जब वोल्टेज कम ज़्यादा होता है तो ये गति को क्या करती है, नियंत्रित करती है ना। इस प्रकार से गति को नियंत्रित किया जाता है, गति को नियंत्रित इस प्रकार से किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा मेथड का यूज करके, ऐसी विधि का प्रयोग करके हम किस मशीन की
स्पीड को कंट्रोल करते हैं, तो वो होती है हमारी यूनिवर्सल मोटर। और यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल किया जाता है मिक्सी ग्राइंडर में। कहाँ पर? मिक्सी ग्राइंडर में इसका यूज़ किया जाता है, जो चटनी, मसाले, अचार ये सब बनाने के काम आते हैं। हर घर में आजकल मिक्सी ग्राइंडर होता है, तो उसमें जान लो कि यूनिवर्सल मोटर होती है। सबसे बड़ी जो खास बात इसकी होती है ना, वो होती है कि एसी और डीसी दोनों सप्लाई में ये चलता है। एसी और डीसी दोनों सप्लाई में ये चलता है। लेकिन डीसी के केस में ये होता है कि इसकी दक्षता जो होती है ना, वो उच्च होती है, इसलिए कि ऐसा माना जाता है कि इसकी जो स्पीड है वो 3000 से लेकर के 40,000 आरपीएम तक इसकी स्पीड होती है। कितना? 40,000 आरपीएम तक। इसलिए हमेशा जब मिक्सी ग्राइंडर आप खरीदेंगे ना, तो उस मिक्सी ग्राइंडर में लिखा होगा सावधानी, कॉशन, लिखा होगा कि इस मिक्सी ग्राइंडर को 30 सेकेंड से ज़्यादा ना चलाएं। 30 सेकेंड चलाने के बाद भले ही 2 सेकेंड के लिए आप बंद कर दें, लेकिन बंद कर दें, है ना। या फिर 1 मिनट से ज़्यादा ना चलाएं। क्यों? क्योंकि इसकी आरपीएम तो आप देखो 40,000 है ना, 4,000 है क्या? 40,000 आरपीएम पर चल रही है, तो इतना ज़्यादा हीट करेगा कि लगातार अगर आप 5 मिनट चला दिए ना, तो सीधे ये ब्लास्ट हो जाएगी यूनिवर्सल मीटर, सीधे क्या हो जाएगी? जल जाएगी। इसीलिए इस टावर का उपयोग निम्न में से किया जाता है। लो, पावर सिस्टम का सबसे खतरनाक सवाल, पावर सिस्टम का सबसे खतरनाक सवाल कि इस टावर का उपयोग निम्न में से किया जाता है ना। पहले टावर को आप देखो, कितने लाइन इसमें से निकले हुए हैं, है ना। ये क्या है? ये है हमारी टावर। ये क्या है? हमारी टावर। टावर से कितना लाइन निकल रहा है? ये 1, ये 2 और ये 3, है ना। 3 लाइन, यानी इसको हम ट्रिपल लाइन नहीं कहेंगे, इसको हम डबल लाइन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन। अब देखना, डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन अगर हम निकाल रहे हैं तो बड़ा फायदा हमें मिलता है। आप पूछो मत कितना फायदा मिलता है, उतना फायदा मिलता है। सबसे पहली बात तो ऐसा करने से हमें यह फायदा मिलता है, डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन से डबल लाइनों के फायदे। डबल लाइनों के फायदे जो है ना, वो सबसे पहला अगर मैं फ़ायदा आपको बताऊं, तो जैसे कि मान लो कि एक लाइन से आप 220 किलो वोल्ट की वोल्टेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो दूसरे लाइन से 220 किलो वोल्ट ही होगी, है ना। तीसरा भी 220 किलो वोल्ट होगा। तो कुल मिलाकर के एक ही टावर द्वारा उच्च वोल्टेज का संचरण संभव है ना। उच्च वोल्टेज का संचरण संभव है। अगर मान लो सिंगल लाइन होती तो 3 टावर का प्रयोग करना पड़ता, है ना। 3 टावर का प्रयोग अगर आप करते तो मान लीजिए कि टावर का मेंटेनेंस जो है वो बढ़ जाता, अनुरक्षण बढ़ जाता, और टावर की कॉस्ट बढ़ जाती, लागत। टावर की क्या बढ़ जाती? लागत। भाई 3 टावर, एक टावर 1 लाख में कंप्लीट हो रहा है, तो 3 टावर 3 लाख में कंप्लीट होंगे, ठीक है ना। और एक टावर को मजदूर मान लो 5 मजदूर बना रहा है, तो इसको 3 टावर को 15 मजदूर चाहिए, तो उसकी यानी कि कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। टावर की अनुरक्षण मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, टावर की लागत बढ़ जाएगी। और जो सबसे बड़ी बात ये है ना फायदे में, जैसे कि अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज किया जाता है। एक से अधिक अल्टरनेटर, मान लो 10 अल्टरनेटर को आपको चलाना है पैरेलल में जोड़ करके, तो अगर मान लो कि 5वें नंबर का और 9वें नंबर का अल्टरनेटर खराब हो गया, तो उस केस में क्या होगा ना कि पूरे ग्रिड को बंद किए बिना, पूरे सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस को रोके बिना आप जो अल्टरनेटर खराब हुआ है उसको बाहर निकाल करके उसको मेंटेनेंस कर सकते हो। सबसे बड़ा फायदा ये है। बाकी लोड चलते रहेंगे, बाकी का अल्टरनेटर चलता रहेगा। ऐसे ही डबल ट्रांसमिशन लाइन में होती है। अगर एक लाइन खराब हो गया तीनों में से, तो उस लाइन को बंद कर दो, बाकी की लाइनें काम अपना करती रहेंगी। तो सबसे बड़ी फायदा ये होती है ना। यानी कि क्या लिख दूं मैं, एक लाइन खराब होने की स्थिति में, एक लाइन खराब होने की स्थिति में बाकी की लाइनें चलती रहती हैं, बाकी की लाइनें चालू रहती है ना। बाकी की लाइनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक लाइन खराब हो गया तो सारे लाइनों को बंद कर दो, बाकी की लाइनें ऑटोमेटिक चलती रहती हैं। तो डबल लाइनों का फ़ायदा हम ये मिलता है कि टावर लाइन की जो दक्षता होती है ना, वो दक्षता क्या होती है? अति उच्च हो जाती है। क्या हो जाती है? अति उच्च हो जाती है। ये हमें सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है टावर लाइन से।
ठीक है, आगे देखो, एक 4 पोल 1200 आरपीएम अल्टरनेटर निम्नलिखित में से आवृत्ति पर ईएमएफ उत्पन्न करेगा। कितनी आवृत्ति पर? सिंक्रोनस स्पीड 120 फ्रीक्वेंसी बटा पोल, ये तो बेसिक हमारा फॉर्मूला होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा है तो P इंटू एन सिंक्रोनस स्पीड बटा पोल, ओहो बटा 120 होगा ना, बटा 120। इसके ज़रिए हम निकाल सकते हैं आंसर। पोल कितने हैं? 4, सिंक्रोनस स्पीड 1200 आरपीएम बटा 120 ये है ना। बड़ा आसान हो जाता है ऐसे सवालों को हल करना। देख 120 से ये 120 कटा, 4 यहाँ से ले लो, 0 यहाँ से ले लो, 40 रटज। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। अब यहाँ से एक बड़ा ट्रेंडिंग सा सवाल पूछता है। सवाल ये पूछा जाता है कि अगर आवृत्ति के मान को आप कम ज़्यादा करते हैं, है ना, आवृत्ति को अगर आप बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो बताओ गति जो है, सिंक्रोनस स्पीड जो है, ये बढ़ेगी कि घटेगी, है ना। तो मेरे भाई ये आपस में समानुपाती हैं। ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? ये आपस में समानुपाती होते हैं, है ना, अनुक्रमानुपाती। अगर फ्रीक्वेंसी के मान को बढ़ाओगे घटाओगे तो सिंक्रोनस स्पीड कम ज़्यादा होगा। और वीएफडी में शायद यही होता है ना, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के अंदर फ्रीक्वेंसी के मान को एडजस्ट करके ही मोटर की स्पीड को एडजस्ट किया जाता है कि नहीं। लो एक सवाल ऐसा है ना जो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि ये पूछ क्या दिया, क्या ही पूछ रहा है। एक जिंक प्लेटेड या क्रोम प्लेटेड या क्रोम मेटल रेल का नाम क्या है जिसका उपयोग नियंत्रण पैनल के अंदर स्क्रू का उपयोग किए बिना एमसीबी, कॉन्टेक्टर और ओवरलोड जैसे नियंत्रक सहायक उपकरण को माउंट करने के लिए किया जाता है? सवाल तो इन्होंने 4 किलोमीटर का दे दिया है ना। मतलब कि एक ऐसा रेल है जिसको बनाया गया है क्रोम मेटल का या जिंक प्लेट का। उसका नाम बताओ आप, जो बिना स्क्रू का ही पैनल के अंदर, चाहे आपको एमसीबी लगाना हो, चाहे कॉन्टेक्टर लगाना हो, चाहे ओएलआर लगाना हो, आप इसको आराम से माउंट कर सकते हैं। ये वाली इसको कही जाती है चैनल, जिसका नाम है DIN रेल। क्या नाम है? DIN रेल। रेल का नाम इसका पता है रेल नाम कैसे पड़ा? आप देखिए एमसीबी के नीचे इसको कही जाती है चैनल, DIN रेल चैनल। ये चैनल आप देख रहे हैं ना, होल सा दिख रहा है पीछे पीछे, मतलब कि ये एक चैनल की लंबाई होती है कम से कम 3-4 मीटर की, है ना, उतना नहीं होता, 1 मीटर लंबाई की होती है, 1 से 2 मीटर लंबाई की। और इसके पीछे देखिए स्क्रू लगाने के लिए भी इसमें ऑप्शन होता है ना, स्क्रू लगाने के लिए इसमें ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि बिना स्क्रू लगाए, है ना, अंदर बिना स्क्रू लगाए एमसीबी को। बिना स्क्रू का मतलब कि इस चैनल और एमसीबी में कोई स्क्रू नहीं लग रहा है ना, बिना स्क्रू का ही, क्योंकि ये सी टाइप चैनल है। ये कौन सा चैनल है? सी टाइप चैनल है। एमसीबी जब आप खरीदते हैं तो पीछे साइड देखते होंगे लॉक एक लगा होता है, लॉक को खींच करके इस चैनल में फंसा दो, फिर लॉक को ऊपर सटका दो, वो इसमें लॉक हो जाता है। स्क्रू की ज़रूरत नहीं पड़ा, लेकिन इस चैनल को माउंट करने के लिए स्क्रू चाहिए। और स्क्रू लगाने के लिए यहाँ पर देखो ये छोटे छोटे छिद्र आपको दिख रहे हैं, है ना, जैसे कि रेल का डिब्बा नहीं होता है लगातार, रेल के डिब्बे जैसे नहीं दिख रहा है पीछे से, इसलिए DIN रेल इसको कही जाती है। सी टाइप का ये चैनल है और ये एमसीबी माउंट करने के लिए की जाती है इसका प्रयोग, ठीक है ना। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ग्रोमेट का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? इसका प्रयोग की जाती है धात्विक छिद्रों को, धात्विक छिद्रों में, है ना। जैसे कि मान के चलो कि एक धातु है ना, धात्विक छिद्र है, उसमें से आपको केबल डालना है, तो केबल डालोगे तो केबल डालने से पहले आपको ग्रोमेट डाल लेना है। ग्रोमेट जो होती है काले कलर की होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की बना होता है, बैकेलाइट का, और उस छिद्र में इसको फंसा दो, उसके बाद केबल को डालो, नहीं तो केबल का इंसुलेशन जो है वो छिल जाएगी, खराब हो जाएगी केबल। टर्मिनल कॉन्टेक्टर कौन नहीं जानता? टर्मिनल के कॉन्टेक्टर जो होते हैं, कॉन्टेक्टर कई प्रकार के होते हैं, है ना। जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, इसमें 2 कॉन्टेक्टर लगते हैं, एक स्टार वाला एक डेल्टा वाला। उसके अंदर जो टर्मिनल होंगे RYB तीनों तार को कनेक्ट होने के लिए, वो टर्मिनल, ठीक है ना, जो कि बना होता है तांबे का। टर्मिनल किसका बनता है? तांबा का। रेसवे तो वो होता है जो वायरिंग के समय इसका प्रयोग की जाती है,
अगला लीजिए, इन विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज ए शॉर्ट सर्किटेड कॉपर रिंग यूज्ड। शॉर्ट सर्किट कॉपर रिंग का यूज क्यों किया जाता है? सिंगल फेज मोटर में शॉर्ट सर्किट तांबे का वलय का उपयोग किया जाता है। किसमें? शेडेड पोल मोटर में, यूनिवर्सल मोटर में। यूनिवर्सल मोटर तो एसी डीसी दोनों से चलती है, इसमें होता नहीं। रिपल्सन मोटर में होता नहीं, हिस्टैरिसीस मोटर में होती नहीं। ये होती है हमारी शेडेड पोल मोटर। देखना यार, शेडेड पोल मोटर में क्या होता है ना, जैसे कि जो हमारी सिंगल फेज की मोटर होती है, उस मोटर में एक होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक होती है रनिंग वाइंडिंग। तो इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग के रूप में किसका प्रयोग की जाती है? शेडिंग कॉइल का, है ना। ये होती है हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग, जिसको हम कहते हैं सहायक वाइंडिंग। क्या कहते हैं? सहायक वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग जो है, हम इसमें क्या करते हैं, इन दोनों वाइंडिंग में क्या करते हैं? सप्लाई देते हैं। जब सप्लाई देते हैं, जब क्या करते हैं? सप्लाई देते हैं, तो इनमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? ईएमएफ उत्पन्न होता है। ईएमएफ उत्पन्न, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और जो चुंबकीय क्षेत्र है ये कैसा होता है? घूमने वाला होता है, यानी कि इसका नेचर कैसा होगा? प्रत्यावर्ती वाला होगा, घुर्डी वाला होगा। तो फैराडे ने यही कहा था कि अगर चुंबकीय क्षेत्र और कंडक्टर दोनों में से किसी एक को घुमा दो तो ये आपस में लिंक हो जाते हैं। तो यहाँ पर भाई वाइंडिंग तो घूमेगी नहीं, चुंबकीय क्षेत्र को हमने घुमा दिया। अब चुंबकीय क्षेत्र है जो वाइंडिंग के साथ लिंक हो जाता है ना। और जैसे ही लिंक होगा, फैराडे का नियम ये कहता है कि लिंक होते ही इसमें एक ईएमएफ प्रेरित होगा, जिसको हम कहेंगे प्रेरित ईएमएफ या बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ। काउंटर ईएमएफ, है ना, ये ईएमएफ उत्पन्न होता है। अब जो हमारी तांबा का वलय है ये शॉर्ट सर्किट है, यानी कि तांबा का जो वलय है ये रिंग को शॉर्ट कर रखा है, इसलिए इस ईएमएफ के कारण इसमें भी एक धारा उत्पन्न हो जाएगा, जिसको प्रेरित धारा कहेंगे। अब करंट जहां पर भी चलेगा वहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो दोनों चुंबकीय क्षेत्र का अंतर एक टॉर्क डेवलप करेगा और इस रोटर को घुमा देगा। ये जो रोटर आपको दिख रहा है, इस रोटर को क्या करेगा? वो घुमा देगा। तो ऐसा सिस्टम छायांकित ध्रुव मोटर में ही होता है, शेडेड पोल मोटर में ही होता है। और जो यूज किया जाता है ना, चाइना में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है ये रोबोट के लिए। कहाँ पर इसका प्रयोग होता है? सबसे ज़्यादा जो होता है ना वो रोबोट में, या फिर टाइमर में, टाइमर मशीन में, रोबोट में, टाइमर मशीन में, और एक और होती है सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन में यूज की जाती है ना, सीएनसी मशीन में यूज किया। देख रहा, सीएनसी मशीन ऐसा होता है कि मान लो कि ये एक चादर है, जीआई की एक प्लेट है, बहुत बड़ी प्लेट है मान लो, और इसमें एक होल यहाँ पर करना है, एक यहाँ पर होल करना है, एक होल यहाँ पर करना है, और मान लो ऐसा होल करना है कि एक मुझे वो बनाना है पैनल, और पैनल में इस DIN रेल को लगाना है, माउंट करना है। तो देखो, दो यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक होल ये दिख रहा है, एक होल ये दिख रहा है, इन दोनों होल के बीच में मान लो 5 mm का गैप है ना। तो फिर हम यहाँ पे एक, जहाँ पे हमको उसको लगाना होगा तो 5 mm गैप करके 2 होल ऐसे यहाँ पर लगाना है। तो इसको पहले ही कंप्यूटर में डिजाइन कर दिया जाता है, डेटा इसमें इंसर्ट कर दी जाती है। तो फिर सीएनसी मशीन ऑटोमेटिक ये होल करता है, एक होल यहाँ मारेगा अपने आप, दूसरा होल यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा 5 mm की गैप पर 2 होल यहाँ, ताकि उसको यहाँ पर माउंट कर सके। तो ये होती है हमारी सीएनसी मशीन, और ऐसा स्टेप बाय स्टेप चलता है। ये हमारी जो शेडेड पोल मोटर होती है उसके हिसाब से, उसके अनुसार, है ना, इसलिए शेडेड पोल मोटर का उपयोग किया जाता है। और जो हिस्टैरिसीस मोटर होती है, इसकी जो इस्तेमाल है वो सबसे ज़्यादा करते हैं नॉइसलेस मशीनों के लिए, जैसे कि आपका सिंगिंग हो गया ना, ऑडियो प्लेयर में। कहाँ पर? ऑडियो प्लेयर में इसका भी उपयोग किया जाता है। जैसे कि मान लो कि जो सिंगर लोग हैं वहाँ पर भाई बहुत सारी उपकरण होती है, वैद्युतिक उपकरण, मशीनें होती हैं, तो ऐसा मशीन वहाँ पर लगाना है कि आवाज़ ना आए, वो मशीन चले बट आवाज़ ना आए, है ना। तो इसलिए हम लोग हिस्टैरिसीस मोटर का प्रयोग करते हैं। रिपल्सन मोटर के बारे में थोड़ा सा जानो कि रिपल्सन मोटर जो होती है ना, इसमें 2 एक्सिस होते हैं, एक होता है हमारा स्टेटर का एक्सिस, एक होता है स्टेटर का एक्सिस, और दूसरा होता है रोटर का एक्सिस। तो इन दोनों एक्सिस का जब इन दोनों एक्सिस का एंगल 20 डिग्री पर हो, है ना, या 45 डिग्री पर हो, तब ये मोटर उच्च टॉर्क उत्पन्न करती है। ध्यान रखना,
उच्च टॉर्क उत्पन्न करती हैं। ये सवाल एक बार पूछा गया था कि रिपल्सन मोटर उच्च टॉर्क कितने डिग्री एंगल पर उत्पन्न करती हैं। तो देख लो, स्टेटर अक्ष और रोटर अक्ष का कोण जब 20 डिग्री पर होगा या फिर 45 डिग्री पर होगा तो ये उच्च टॉर्क उत्पन्न करेंगी। आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, छायांकित पोल मोटर। ठीक है ना, ये रहो। ये सवाल है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। किसका सवाल है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। निम्न प्रतीक की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल, है ना। ये जो सिंबल दिया हुआ है ये कौन सा सिंबल है? यहाँ पर आप देखो एक छोटा सा बबल्स दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? बबल्स, है ना। ये बबल्स किसको इंडिकेट करता है? नोट को। नोट का मतलब क्या होता है? नहीं। नोट का मतलब क्या होता है? नहीं। अब ये जो होती है हमारी ना, ये होती है नोट गेट। कौन सी गेट है? नोट गेट, है ना। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नोट गेट का संकेत है। नोट गेट को हम इन्वर्टर गेट के नाम से भी जानते हैं, इन्वर्टर गेट के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको हम कहते हैं प्रतिलोमी गेट। ये दोनों नाम इसी के हैं, इन्वर्टर गेट और प्रतिलोमी गेट। एक्चुअल में ये क्या करता है कि अगर इसका जो सिग्नल होता है वो एक ही सिग्नल होता है, ध्यान रखना। सिग्नल कितना होता है? इसमें सिग्नल केवल एक होगा और आउटपुट कितने होंगे? आउटपुट भी केवल एक ही होता है। आउटपुट केवल कितना? एक ही होता है। जैसे कि सिग्नल हमने दिया 0, जैसे कि मान लो हमने सिग्नल क्या दिया, इनपुट क्या दिया, इसको इनपुट दिया 0, तो ये हमें आउटपुट क्या देगा? आउटपुट देगी 1, यानी कि इसको चेंज करके दे देगा, है ना। तो अगर यहाँ इनपुट 1 देते तो आउटपुट देता 0। ये क्या कर दे रहा है? इसको इन्वर्ट, प्रतिलोम बदल दे रहा है। और बदलता किसकी वजह से है? बबल्स की वजह से। इसीलिए जो इसका आउटपुट है वो आउटपुट बूलियन सारणी के अनुसार इसका जो आउटपुट है वो हमें मिलता है ए बार। इसको क्या कहा जाता है? ए बार, है ना। और पुश बटन के रूप में इसको काम करते हैं। किस बटन के रूप में? पुश बटन के रूप में इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। नॉर गेट क्या है? नॉर गेट ध्यान देना, ये नॉट प्लस और 2 गेट से मिलकर बनता है नॉट गेट, और इसका सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से। इसका सिंबल होता है ऐसा। अब ध्यान अगर आप दे रहे होंगे ना मेरी बातों को, तो इसमें देखिए इनपुट कितने हैं? इनपुट है 2 और आउटपुट कितना है? आउटपुट मिलता है हमें 1। क्या मिलता है आउटपुट? A प्लस बी का बार। ये क्या है हमारा आउटपुट? A प्लस बी का बार, ये आउटपुट है हमारी। ये सिंबल होती है नॉर गेट की। एंड गेट जो होता है वो एंड गेट ऐसे होता है। ये हो गई हमारी एंड गेट, है ना। इसमें A और B 2 इनपुट होंगे, इसमें भी A और B 2 इनपुट होगा, आउटपुट एक ही प्राप्त होगी। और आउटपुट हमें मिलता है A इंटू बी। क्या हो गया? लाइट क्यों चली गई? चलो चालू हो गया, है ना। निम्न प्रतीक की पहचान कर रहे थे हम। किस पर बात कर रहे थे? अभी बात हो रही थी हमारी एंड गेट पर, है ना। तो एंड गेट, चलिए एंड गेट निपट गई। एंड गेट का एंड हो गया। एंड गेट का सिंबल कुछ होता है इस प्रकार का। इसमें इनपुट कितने हो गए? इनपुट 2 हो गए, A और B। ये क्या है? इनपुट है। आउटपुट केवल कितना होगा? आउटपुट होगा हमारा A इंटू बी। क्या होगा? A इंटू बी। अब रह गया और गेट, तो और गेट का भी देखो। और गेट कुछ इस प्रकार से होता है। ये हो गया और गेट, है ना। A और B 2 इसमें इनपुट हो गए। आउटपुट हमें मिलता है A प्लस बी। क्या मिलता है? A प्लस बी। तो ये आपको इसमें बूलियन सारणी के अनुसार जो आउटपुट हमें प्राप्त होता है उसके बारे में पूछता है ना। और गेट का ये सिंबल है, एंड गेट का ये रहा, एंड गेट का, नॉर गेट का ये रहा, बाकी हमारी नॉट गेट ये है। नॉट गेट का यूज पूछे अगर आप तो लिखना इन्वर्टर गेट, इसका दूसरा नाम है, पुश बटन के रूप में काम आता है। बूलियन सारणी के अनुसार आउटपुट A बार हमें मिलता है और बबल्स का काम है नॉट, मतलब कि इसको बदल देना। इनपुट हमने दिया कुछ और, आउटपुट चेंज हो गया,
आउटपुट हमेशा चेंज हो जाता है। ठीक है, अगला देखो, बहुत मस्त सवाल है कि अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ पावर रिपोर्ट द टोटल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया, विद्युत मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, अरे विद्युत मंत्रालय का रिपोर्ट तो चेंज होता रहता है, लेकिन फिर भी एक डाटा दिया है कि विद्युत मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, हवाला किसका दे रहा है, विद्युत मंत्रालय का हवाला दे रहा है, मोदी जी का हवाला नहीं मिल रहा है यहाँ पर। भारत में निजी क्षेत्र की कुल स्थापना क्षमता है, भारत क्षेत्र में कुल निजी क्षेत्र की स्थापना क्षमता है। अरे निजी क्षेत्र मोदी जी का चले तो ये सबको निजी ही कर दें। मध्य प्रदेश के जितने बिजली विभाग हैं पूरा इनका टारगेट है कि प्राइवेटाइजेशन कर दें, है ना। इन्होंने इतना खतरनाक वो रखा प्रपोजल इनके सामने, विद्युत विभाग वालों के सामने, मोदी जी, इनका कहना था कि भाई साहब अगर तुम प्राइवेट वालों के साथ अगर तुम हाथ नहीं मिलाए तो ना तो तुमको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए कोई फंड मिलेगा, न कोई लोन मिलेगा, कुछ भी नहीं, आपका साथ कोई सहयोग नहीं मिलेगा। लेकिन प्रद्युम्न तोमर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने इनके इस प्रपोजल को ठुकरा दिया, है ना। उनका कहना है कि भाई हमारी मेन पावर है हमारे पास, हम अपने ऊर्जा विभाग को चला सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। मोदी जी तो पीछे पड़े थे प्राइवेटाइजेशन को लेकर के। यूपी में चले जाओ, ये यूपी पीसीएल के लिए, यूपी आरविनल के लिए बच्चे वहाँ पर यूपी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। जो एम्प्लॉय हैं विद्युत विभाग के वो इसके विरोध में है ना। बिहार में चले जाओ, बिहार में यही दशा है, हर जगह का विद्युत विभाग मोदी जी हाथ धो करके पीछे पड़े कि प्राइवेटाइजेशन करेंगे, है ना। लेकिन वही पूछ रहा कि विद्युत मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में निजी क्षेत्र की स्थापना कितना है, स्थापना क्षमता कितना है, तो ये 25% से अधिक, 25% से अधिक है ना, 25% से अधिक है। अब ऑप्शन है नहीं तो मैं ऑप्शन एक और लिख देता हूँ, ई ऑप्शन रहेगा 25% से अधिक, तो 25% से अधिक ही होगा, है ना, 25% से अधिक होगा। मैं आपको एक डाटा बता रहा हूँ सितंबर 2025 का, है ना, मैं एक डाटा को बेस मान करके बात करूंगा सितंबर 2025 का। सितंबर 2025 का ये डाटा बताता है कि अपने भारत में 500 गीगावाट तक की जो पावर उत्पन्न हुआ है वो टोटल पावर उत्पन्न हुआ है। लेकिन अभी 2025 सितंबर के बाद अक्टूबर हो गया, नवंबर दिसंबर 3 महीने बीत गए, तो 2-3 महीने के बीच में ये चेंज हो करके यानी कि बढ़ करके 505 गीगावाट हो गया है। कितना? 505 गीगावाट की पावर जनरेट हुआ है इसी विद्युत विभाग के द्वारा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, जिसमें थर्मल वाला भी है, विंड पावर प्लांट भी है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, सभी पावर प्लांट मिला करके 505 गीगावाट का पावर जनरेट किए हैं, जिसमें से 48% जो पावर है वो कौन डेवलप करके दिया है? सौर ऊर्जा, है ना, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी प्लांट के द्वारा इसमें से 48% पावर अकेला सोलर एनर्जी प्लांट के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। अब बताओ, ठीक है ना, जिसमें से ये भी कहा जा रहा है कि कुछ प्राइवेट सेक्टर है, जैसे कि हमारा एनटीपीसी है, कभी वैकेंसी निकालते नहीं, पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन है, वो भी पावर डेवलप करता है। अपने पूरे इंडिया में देखा जाए तो कहीं पर भी अगर आपको टावर लाइन दिखे तो आप समझ जाना कि वो एनटीपीसी का ही है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा पावर प्लांट है एनटीपीसी, जो पूरी तरह से गवर्नमेंट ने इसको क्या कर रखा है? प्राइवेट लोगों के हाथ में दे रखा है। तो अब छोटे मोटे प्लांट बचे हैं, है ना, चाहे कोयले से उत्पन्न हो रहा, कोयला तो सबसे बड़ा पावर प्लांट माना जाता है जो कोयला से चलती है, एनटीपीसी। उसके अलावा छोटे मोटे प्लांट हैं, जैसे कि हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया, उसमें से 3 से 4% पावर उत्पन्न होता है, ज़्यादा होता नहीं है। पानी वाले से शायद तक 12.5% होती है ना, न्यूक्लियर प्लांट से उत्पन्न होता है 3 से 4% पावर। तो जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा है उसको तो आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, तो ये रिपोर्ट कहेगी ही ना कुछ और सौर प्लांट ये भी पूरा प्राइवेटाइजेशन है। अपने इंडिया का सबसे बड़ा सौर प्लांट है अपने रीवा संभाग में, है ना, अब वहाँ 750-800 मेगावाट का है। अब 4800 पावर तो जो है वो 48% किससे पावर जनरेट हो रहा है? सौर ऊर्जा से, और सौर प्लांट जो है अपने प्राइवेट कर रखा है, तो प्राइवेट का स्कोर तो बढ़ेगा ना यार, इसलिए 25% से ज़्यादा जो पावर डेवलप होता है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा होता है, ठीक है ना।
इसलिए इनका कहना है कि प्राइवेट सेक्टर को दे दो क्योंकि ये अच्छा काम करते हैं, ज़्यादा पावर डेवलप करके देते हैं। अरे उसके बाद जो बैकग्राउंड में जो हलचल मचेगी, जो तबाही होगा सपनों का, बच्चों का, है ना, जो बच्चे तैयारी करते हैं इसके लिए, उनका क्या होगा? उनको तो आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है। HCR का मुख्य रूप से उपयोग किसके लिए किया जाता है बताओ? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? HCR का पूरा नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इसका पूरा नाम है। मोटर की गति नियंत्रण के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। देखिए सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर से ना लगभग 8 से 10 सवाल बनते हैं जो अलग अलग तरीके से बनते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि इसमें टर्मिनल कितने होते हैं, ये बनता है ना। तो इसमें टर्मिनल होते हैं देखो 3। इसमें लेयर कितने होते हैं, परत, तो इसमें परत होते हैं 4। इसमें जंक्शन कितनी होती है, संधि, तो जंक्शन होते हैं 3। कितने होते हैं जंक्शन होते हैं 3। ये किस प्रकार की युक्ति है, तो ये एक दिशीय युक्ति है। ध्यान देना, ये कैसी युक्ति है, ये एक दिशीय युक्ति है। किस बायस में काम करती है, तो ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही काम करेगा, रिवर्स बायस में ये ऑफ स्विच की तरह काम करता है ना, फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। करंट को कंट्रोल करता है या वोल्टेज को, तो ये कंट्रोल करंट को करता है। किसको करेगा, करंट को ये कंट्रोल करता है। कितने एम्पियर तक की डीसी आप इससे प्राप्त कर सकते हैं, तो लगभग 100 एम्पियर तक की डीसी है ना इससे प्राप्त किया जा सकता है। 100 एम्पियर तक की डीसी इसे प्राप्त किया जा सकता है। अगर मान लो कि इसको ट्रिगरिंग करने के लिए पल्स देना हो तो किस टर्मिनल में पल्स दिया जाता है ट्रिगरिंग के लिए, तो ट्रिगर पल्स जो है ना वो दिया जाता है गेट वाले टर्मिनल पर। किस पर, गेट वाले टर्मिनल से हम इसको पल्स देते हैं, ठीक है ना। तो ये कितने सवाल बन गए मेरे भाई, आप देख लो। आपको इतना इतने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए 4 से 5 राइटर का बुक उठाना पड़ेगा और बहुत समय देना पड़ेगा। इसलिए एक जगह में आपको दे दिया, इससे अच्छा चीज़ और क्या हो सकता है। टर्मिनल की संख्या 3, लेयर 4, देखो 1 2 3 4, जंक्शन 3, J1 J2 J3 3 जंक्शन है ना। अब इसको अलग अलग कंडीशन में J1 J2 को फॉरवर्ड बायस में रखो, J3 को रिवर्स बायस में, तब ये दूसरे तरह काम करेगा। अगर J1 J3 को रखोगे फॉरवर्ड में, J2 को रिवर्स में, तो ये दूसरे तरह काम करेगा। तो इस प्रकार से ये काम अपना करता है ना। और एक दिशीय युक्ति है, केवल फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, करंट को कंट्रोल करता है, 100 एम्पियर तक की डीसी प्राप्त किया जा सकता है और गेट के द्वारा हम ट्रिगर पल्स इसमें इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना। SCR से रिलेटेड आपको ये देखो, इसका संकेत है, ये SCR का क्या है, ये सिंबल है। ये आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, मोटर की गति नियंत्रण करने के लिए इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। फिल्टर का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, ये जो हमारे वो होते हैं पल्स संकेत, जो हमारे क्या होते हैं संकेत, पल्स या फिर सिग्नल लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगी। सिग्नल को रेक्टिफिकेशन करने के लिए, सिग्नल को रेक्टिफिकेशन या सुधारने हेतु, सुधारने में फिल्टर का सबसे बड़ा योगदान होता है और ये काम करता है सिग्नल उत्पन्न करने के लिए। सिग्नल उत्पन्न करने हेतु हम ऑसिलेटर का प्रयोग करते हैं। एम्पलीफायर का उपयोग सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, सिग्नल को क्या करने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए, सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए एम्पलीफायर का प्रयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र मतलब NPCIL, इस प्लांट के अंदर कौन सी परमाणु रिएक्शन होती है, जैसे कि हमारी NTPC में होता है ना कोयला, फ्यूल के रूप में कोयला प्रयोग करते हैं, ऐसे ही NPCIL में किसका प्रयोग करेंगे, न्यूक्लियर फिजन का। न्यूक्लियर फिजन मतलब न्यूक्लियर फिजन एक प्रक्रिया है, ये क्या है, एक प्रकार की प्रोसेस है और इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है कि एक न्यूट्रॉन को, किसको, एक न्यूट्रॉन को दूसरे न्यूट्रॉन के साथ क्या की जाती है, दूसरे न्यूट्रॉन के साथ बारंबारिता की जाती है ना, बारंबारिता की जाती है और बारंबारिता करने से ये जो न्यूट्रॉन्स है ना,
ये न्यूट्रॉन्स टूट जाते हैं। क्या करते हैं? टूट जाते हैं। और जब ये न्यूट्रॉन्स टूटेंगे तो बहुत सारे न्यूट्रॉन के छोटे छोटे कण विभाजित होंगे, और जब ये न्यूट्रॉन टूटेगा तो ये ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? ये ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसी ऊर्जा से हम टरबाइन चलाएंगे। इसी ऊर्जा से क्या चलाएंगे? टरबाइन। टरबाइन से कनेक्ट होगा हमारा अल्टरनेटर, और ये अल्टरनेटर करंट पैदा करेगी। तो ये इनका एक प्रोसेस है, ये इनका क्या है? एक प्रकार का प्रक्रिया है। ये होता है परमाणु विखंडन। लेकिन थर्मल पावर प्लांट में होता है कि पहले बॉयलर में कोयला जलाओ, फिर हीट उत्पन्न करो, उस हीट को हाई प्रेशर के साथ टरबाइन के पंखुड़ियों पर छोड़ो, टरबाइन घूमेगी तो हमारा अल्टरनेटर घूमेगा और बिजली पैदा होगा। उसका प्रोसेस वो है, इसका प्रोसेस ये होता है। नेक्स्ट है कि यूनिवर्सल मोटर को और किस नाम से जाना जाता है ना? द यूनिवर्सल मोटर इज आल्सो नाउ बाय दिस नेम। इसको हम सिंगल फेज एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं। सिंगल फेज एसी सीरीज मोटर, ये 3 फेज की नहीं हो सकती। नेक्स्ट है कि व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशंस शुड बी फॉलो द परफॉर्मिंग इलेक्ट्रिकल असेंबली एंड वायरिंग वर्क। जो इलेक्ट्रिकल असेंबली है और जो वायरिंग है, इसके साथ काम करते समय किसी भी कर्मचारी को कौन सी सुरक्षा सावधानी का पालन करना चाहिए? पहला, कंफर्ट के लिए ढीले कपड़े पहने, है ना? मतलब कि हम अपने शौक के हिसाब से नहीं पहन सकते कि हमें कंफर्टेबल चाहिए, है ना? हम शौक के हिसाब से नहीं पहन सकते। हमें सुरक्षा सावधानियों का जो प्रोटोकॉल बनाया गया है, उस प्रोटोकॉल का हमें यूटिलाइजेशन करना है, मानना है। सर्किट पर काम करते समय हमेशा उसे डी एनर्जाइड करें। डी एनर्जाइड का मतलब कि अगर फेज आ रही है, किसी तार में करंट आ रही है, उस करंट को बंद कर दो, सप्लाई को कट कर दो, मेन स्विच ऑफ कर दो, मेन स्विच ऑफ कर दो। और तब तक उसको ऑन ना करो जब तक ये तय ना हो जाए कि काम पूरा हो करके काम करने वाला कर्मचारी नीचे उतर आया है, वो लाइन हमारी क्लियर है, तभी जा करके मेन स्विच ऑन करना चाहिए। कई बार ऐसा धोखाधड़ी हो चुका है। तेज़ी से काम करने के लिए क्षतिग्रस्त उपकरणों का उपयोग करें, है ना? होता है कई बार वायर कटिंग करना है, वायर में करंट आ रही है, आपके प्लास टूटा फूटा है, आपके पास प्लास, उसी प्लास से आप कट कर रहे हो वायर। हो सकता है प्लास का इंसुलेशन खराब हो और आपको करंट का झटका लग जाए, तो एक छोटी सी गलती की वजह से आपकी जान माल का नुकसान हो सकता है। बेहतर चालकता के लिए गीले हाथों से काम करें। ठीक है, चालकता तो बढ़ जाएगी, लेकिन करंट आपके बॉडी से होकर के पास होने लगेगी और फिर व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है ना? इन डीसी मशीन विच कंपोनेंट्स कनेक्ट्स, यानी कि डीसी मशीनों में कौन सा घटक आर्मेचर वाइंडिंग को बाहरी सर्किट से जोड़ता है? बताओ, है ना बड़ा कमाल का सवाल कि डीसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग को बाहरी सर्किट से जोड़ता है। डीसी मशीन में घटक जो आर्मेचर है, आर्मेचर का मतलब क्या हो गया? आर्मेचर का मतलब हो गया घुर्णक। आर्मेचर का मतलब घुर्णक। देखिए, मैं आपका यहाँ से कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगा कि जो हमारी एसी मशीन होती है ना, एसी मशीनों में और डीसी मशीनों में बड़ा फर्क होता है। एसी मशीनों में जो स्टेटर होता है, ये स्टेटर क्या होती है? आर्मेचर होती है। आर्मेचर को हम क्या कहते हैं? स्टेटर। और आर्मेचर कैसा होता है? इसमें स्थिर, घूमता नहीं है ना? और इनमें जो रोटर होती है, वो रोटर क्या करेगा? घूमेगा, घूर्णित होगा। लेकिन डीसी मशीन के केस में थोड़ा उल्टा मामला होता है ना? डीसी मशीनों में थोड़ा उल्टा ये होता है कि इनका जो स्टेटर होती है वो क्या होता है? वो स्थिर होता है। इनका स्टेटर स्थिर नहीं होता। इनका जो स्टेटर है वो कैसा होगा और रोटर कैसा होगा? इनका जो रोटर है ना, रोटर को हम कहते हैं आर्मेचर। रोटर इनका क्या होता है? आर्मेचर। और आर्मेचर क्या करेगा? घूमेगा, है ना, घूर्णित होगा। यानी कि देखिए, स्टेटर इसमें आर्मेचर है और इसमें आर्मेचर रोटर है, और स्टेटर इनमें स्थिर है, इसमें स्टेटर घूम रहा है। ठीक है ना? तो वही बोल रहा है कि आर्मेचर क्या है? घूर्णक है, और बाहरी सर्किट से जोड़ता है, उसको कहते हैं हम दिक् परिवर्तक। उसको क्या कही जाती है? उसको कही जाती है कम्यूटेटर। अब कम्यूटेटर के हिसाब से अगर हम देखें, परीक्षा के हिसाब से कम्यूटेटर का लेवल तो बहुत हाई लेवल है। बहुत सवाल पूछता है। पहले पूछेगा इसकी बनावट, पूछेगा किसकी बनावट, इसकी बनावट किसके द्वारा की जाती है? तो कठोर कर्षित तांबा। किसके द्वारा? कठोर कर्षित
कठोर कर्षित तांबा। लेकिन अब IITA का जो लेवल 5 वाला जो बुक है, लेवल 4 या लेवल 5 वाली बुक, उसमें लिखा है कि कम्यूटेटर जो होता है ना एल्यूमिनियम का बना होता है। अरे एल्यूमिनियम का नहीं बनता मेरे भाई, ये तांबा का होता है। कलर आप देख लो, एल्यूमिनियम का कलर सफ़ेद होता है, तो कठोर कर्षित तांबा का बना होता है। ये AC ये DC जनरेटर में क्या करता है, AC को DC में बदलता है, AC को DC में बदलता है ना। और DC मोटर के केस में जस्ट इसका काम उल्टा हो जाता है, ये DC को AC में परिवर्तित करता है ना, DC को AC में परिवर्तित करता है। तो आप देख लो किस में आप प्रयोग कर रहे हो, उसके हिसाब से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसमें एक बार सवाल पूछा था, और सवाल ये पूछा था ना कि कम्यूटेटर के सेगमेंट किस बात पर निर्भर करते हैं, कि कम्यूटेटर के खंड कितने होंगे। तो जितने आर्मेचर में कॉइल की संख्या होगी, आर्मेचर में कॉइल की संख्या बराबर कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या, बराबर कम्यूटेटर सेगमेंट का मतलब कम्यूटेटर खंड की संख्या। तो कम्यूटेटर के खंड कितने होंगे ये किस पर डिपेंड कर रहा है, आर्मेचर की कॉइल। अगर आर्मेचर में 6 कॉइल हैं तो कम्यूटेटर के सेगमेंट कितने होंगे, 6 ही होंगे, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग जो निकल के आ रही है बाहर, वो वाइंडिंग का तार कनेक्ट हो रहा है एक कम्यूटेटर से, है ना, कितने से, एक कम्यूटेटर से। तो इस प्रकार से ये इसकी संख्या होती है। और ये हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। 2 खंडों के बीच में इसमें माइका का इस्तेमाल किया जाता है ताकि शॉर्ट सर्किट को रोका जा सके, यहीं पर अब कार्बन का ब्रूस आप ऐसे लगा दो, और फिर कार्बन का ब्रूस लगा करके आप यहाँ पर इसको प्राप्त कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पर प्राप्त किया जा सकता है आउटपुट। यही बोल रहा है कि बाहरी सर्किट से जोड़ता है, तो कार्बन ब्रूस के जरिए इसको हम जोड़ते हैं। ये जो बॉडी होती है, बॉडी का काम होता है कि जो हमारी स्टेटर वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग होती है, उसको चुंबकीय क्षेत्र को घूमने के लिए एक पथ प्रदान करना योक का काम होता है। और यांत्रिक शक्ति बढ़ाने के लिए, यांत्रिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए, या फिर इसको एक आवरण प्रदान करने के लिए मोटर को योक का इस्तेमाल होता है ना। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। Which of the following motor will provided the highest starting torque? निम्नलिखित में से कौन सी मोटर उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण देगी? उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण कौन सी देगी? यूनिवर्सल मोटर देगी क्या? DC के केस में ज़्यादा इसकी दक्षता होती है। ठीक है, देखते हैं। छायांकित पोल मोटर, अरे इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, बहुत ही कम होता है ना, बहुत कम। रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर नहीं। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर इसका जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? कैपेसिटर स्टार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखना, कैपेसिटर स्टार्ट इसलिए होगा क्योंकि जो हमारी ये मोटर की ये वाइंडिंग है ना, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में हमने लगा दिया एक कैपेसिटर, और रनिंग जो है यहाँ पर होगी, रनिंग वाइंडिंग यहाँ पर होगी, और यहाँ पर होगा हमारा रोटर है ना, रोटर आर। यहाँ से आप दे दो फेज, यहाँ से दे दो न्यूट्रल, है ना। थोड़ा डिटेल से समझना। ये है हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये कौन सा स्टार्टिंग वाइंडिंग, और ये है रनिंग वाइंडिंग जिसको मेन वाइंडिंग कही जाती है। जब इसको सप्लाई देते हैं आप ना, तो क्या होता है कि ये जो कैपेसिटर है, ये जो क्या है कैपेसिटर, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग में स्टार्टिंग करंट चल रही है, इस करंट को रनिंग वाइंडिंग में चल रहे करंट से 90 डिग्री शिफ्ट कर देता है। जैसे कि इसका ग्राफ आप देखिए ना, यहाँ से इसका ग्राफ यहाँ से देखिए, ये हमारी है जो करंट है, टोटल करंट यहाँ पर रहेगी, बाकी हमारी मेन वाइंडिंग की करंट यहाँ रहती है ना, मेन वाइंडिंग की करंट यहाँ रहती है, और यहाँ पर रहती है हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग की करंट, ऑक्सिलरी वाइंडिंग की करंट, है ना। ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट, ये चल रही है मेन वाइंडिंग का करंट, ये है एवरेज करंट। तो आप देखो, जब तक हम इस पर कैपेसिटर हमने नहीं लगाया था, तब तक ये स्टार्टिंग वाइंडिंग की करंट कहाँ पर थी, इस यहाँ पर थी। और जब तक 2 फेज के बीच में फेज डिफरेंस
दो करंट के बीच में जो फेज एंगल 90 डिग्री का नहीं रहेगा तब तक इसमें चुंबकीय क्षेत्र घूमने वाला उत्पन्न नहीं होगा। तो अब ये इसने क्या कर दिया, कैपेसिटर ने क्या किया कि 90 डिग्री फेज को शिफ्ट कर दिया, 90 डिग्री फेज को शिफ्ट कर दिया, जिससे एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन हुआ। और ये घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र है ना, घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पादन हुआ। और दोनों का फ्लक्स है ना, दोनों का जो फ्लक्स है एक टॉर्क उत्पन्न करता है, और टॉर्क उत्पन्न करता है तो रोटर हमारी घूम पड़ती है। इसलिए कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर जो है सबसे बेटर है, सबसे बेस्ट है ये। आपको लाइव सर्किट पर विद्युत कार्य कब करना चाहिए? 669 नंबर का बताइए। व्हेन शुड यू परफॉर्म इलेक्ट्रिक वर्क ऑन द लाइव सर्किट? लाइव सर्किट में काम कब करना चाहिए? निजी कार्य के दौरान। प्राइवेट लोग तो अपने प्राइवेट काम के लिए कितना भी रिस्क ले लेते हैं, नहीं अगर फ़ायदा हो रहा हो तो, मुनाफा के चक्कर में। लेकिन ऐसी बात नहीं है, पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए नहीं। जब भी आप चाहो, अरे बाप की मर्जी है क्या, बाप की वो चल रहा है क्या, है ना, जब भी मर्जी आप हो तब भी काम करेंगे ना तो बड़ा दिक्कत में फंस जाएंगे। केवल अत्यंत आवश्यक होने पर और उचित सावधानी बरत, हाँ ये बात सही है। यहाँ से यहाँ तक की बातें तो ठीक है, लेकिन 100% ठीक नहीं है। केवल अत्यंत आवश्यक हो रहे, कितना भी आवश्यक हो रहे, आपके जीवन से बढ़कर कुछ चीज़ आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर लिखा हो उचित सावधानी बरतने के बाद। अगर आप पूरा सेफ्टी प्रोटोकॉल का ध्यान रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हो जाएगा सही। हमेशा करना चाहिए, क्योंकि आप एक अनुभवी हैं। और ये अरे इस गलत फहमी में मत पड़ना कि आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, आपको कुछ नहीं होगा, है ना, इस गलत फहमी में मत पड़ना। लाइट किसी का सगा नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट? ये है वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट, है ना। बताओ, इनमें से पहचान करो, निम्नलिखित में से कौन सा वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट है? ये ऑप्शन नंबर डी को देखो, यही है हमारी वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। ये जो वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट है, वेस्टर्न नाम कुछ विदेशी नाम जैसे नहीं लग रहा है ना, चाइना नेपाल के जैसे लोगों का नाम होता है, उसी प्रकार का वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट लग रहा है। देखना, इसका जो यूज है ना वो किया जाता है ओवरहेड लाइनों में। कहाँ पर? ओवरहेड लाइनों में। ओवरहेड लाइनों में इसका प्रयोग किया जाता है, और ऐसे जगहों पर प्रयोग किया जाएगा जहाँ पर तनन दाब उच्च हो। तनन दाब उच्च का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर खिंचाव ज़्यादा हो। मान लो कि दो तार को आपने ऐसे ज्वाइंट कर दिया, और ज्वाइंट करने के बाद आप इसका प्रयोग वहाँ पर कर रहे हैं जहाँ पर खिंचाव ज़्यादा है, तब तो ये ठीक है। अगर ज़्यादा खिंचाव मान लो कि नहीं है तो फिर इसको यहाँ पर प्रयोग मत करो, क्योंकि उसके लिए दूसरा ज्वाइंट बना हुआ है, उसके लिए फिर दूसरा ज्वाइंट है। ये है हमारा, इसको हम कहते हैं मैरिड ज्वाइंट। इसको क्या कहते हैं? मैरिड ज्वाइंट। और इसका जो यूज है ना वो आप करते हैं तार की लंबाई बढ़ाने के लिए, तार की लंबाई बढ़ाने हेतु। लेकिन ये तनन दाब को नहीं सह सकता, जहाँ पर खिंचाव ज़्यादा हो वहाँ पर ऐसे जोड़ नहीं आप लगा सकते, ये खिंच जाएगी, ठीक है। ये है हमारा, इसको कहते हैं ट्विस्ट ज्वाइंट। इसको क्या कही जाती है? ट्विस्ट ज्वाइंट। और इसका जो यूज़ है ना वो वहाँ पर किया जाता है जो खंभे होते हैं, है ना, खंभे के जो ऊपर जो इंसुलेटर लगा होता है, खंभे के ऊपर जो इंसुलेटर लगा होता है वहाँ पर जो तार होती है वहाँ पर मैरिड, इसको ट्विस्ट ज्वाइंट का प्रयोग की जाती है ना, ट्विस्ट ज्वाइंट। रह गया एक, तो इसका यूज आप वहाँ पर करेंगे, इसका नाम है ब्रिटानिया ज्वाइंट। इसका नाम क्या है? ब्रिटानिया ज्वाइंट। और ब्रिटानिया ज्वाइंट का प्रयोग भी आप ओवरहेड लाइनों में करते हैं, है ना। जो सिरोपरी लाइन होती है, सिरोपरी लाइनों में इसका प्रयोग किया जाता है जहाँ पर क्या हो? उच्च तनन दाब हो, उच्च तनन दाब हो, वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। और इस ज्वाइंट को बनाने के लिए हमेशा तीसरे वायर की ज़रूरत पड़ती है। इस ज्वाइंट को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? बनाने हेतु तीसरे तार की आवश्यकता पड़ती है, तीसरे तार की आवश्यकता
होती है। अगर तीसरा तार नहीं है आपके पास तो फिर आप ब्रिटानिया जॉइंट नहीं बना सकते। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरिड जॉइंट, ब्रिटानिया, वेस्टर्न यूनियन और ट्विस्ट जॉइंट, 4 जॉइंट है और इसी का प्रयोग सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए सेफ्टी डिवाइस इन वायरिंग इंस्टॉलेशन। वायरिंग का स्थापना करते समय सुरक्षा सहायक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? स्विच होल्डर, फ्यूज, लैंप। वैसे तो वायरिंग में सब काम आते हैं, तो आंसर क्या बोला जा रहा है कि सुरक्षा सहायक। ये क्या है? ये है सुरक्षा सहायक, सुरक्षा सहायक साधन है। आंसर हो जाएगा फ्यूज, आंसर हो जाएगा फ्यूज, क्योंकि फ्यूज है जो सर्किट को सुरक्षा प्रदान करता है। निर्धारित मान से अधिक मान का करंट अगर चलने लग जाए इस पर तो ये फ्यूज गल जाती है ना। लगभग 200 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ये गल जाती है। और फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर हमेशा इकाई से अधिक होना चाहिए, ये भी ध्यान दे लो, है ना। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है, तो सदैव इकाई से अधिक होना चाहिए। स्विच क्या है? ये स्विच, होल्डर, लैंप, ये सब विद्युत के एसेसरीज हैं, सहायक उपकरण है। क्या है? सहायक उपकरण है, सुरक्षा उपकरण नहीं है ये क्या है? सहायक उपकरण। अगला, इन ए डीसी मशीन विच वाइंडिंग ए रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटेड द आउटपुट वोल्टेज, है ना। डीसी मशीन में आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए कौन सी वाइंडिंग उत्तरदायी है? तो इसमें देखिए आर्मेचर वाइंडिंग होगी। आर्मेचर वाइंडिंग में ही वोल्टेज उत्पन्न होता है, जिसको हम प्रेरित ईएमएफ कहते हैं, है ना। और उस प्रेरित ईएमएफ की वजह से फिर प्रेरित धारा उत्पन्न होगा, तो फिर उसका एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और स्टेटर रोटर दोनों का चुंबकीय क्षेत्र का अंतर से एक टॉर्क डेवलप होगा। और जो टॉर्क होती है ना, टॉर्क जो होता है ये टॉर्क समानुपाती होता है फ्लक्स के और आर्मेचर करंट का। लेकिन सीरीज मोटर के केस में ये होता है ना, डीसी सीरीज मोटर के केस में ये होता है कि जब हमारी टॉर्क के बारे में बात करें, है ना, तो जो प्रारंभिक टॉर्क होता है, स्टार्टिंग टॉर्क, जो प्रारंभिक टॉर्क होती है, ये प्रारंभिक टॉर्क जो होता है ना, ये केवल आर्मेचर करंट के नहीं, ये आर्मेचर करंट के वर्ग के समानुपाती होता है। और रनिंग टॉर्क जो होती है, रनिंग टॉर्क, ये रनिंग टॉर्क जो होता है ये आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है, ये केवल आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है। कई बार ये सवाल पूछा गया है कि स्टार्टिंग टॉर्क आर्मेचर करंट के वर्ग के समानुपाती होगा कि केवल आर्मेचर करंट के समानुपाती होगा। तो इस प्रकार से आप देखिए। और जब आर्मेचर करंट के वर्ग के समानुपाती होता है ना, इस समय जो हमें ग्राफ मिलता है वो मिलता है पैराबोला। वो कैसा ग्राफ मिलेगा? पैराबोला ग्राफ। और इस रनिंग के समय रैखिक ग्राफ, रैखीय ग्राफ, कैसा ग्राफ मिलेगा? रैखीय ग्राफ। चलो मैं ये ग्राफ बना के दिखा देता हूँ आपको सीधे। ये देखो इस प्रकार से ग्राफ आपको प्राप्त होगा। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टॉर्क है ये स्टार्टिंग टॉर्क है। ये कौन सी टॉर्क होगी? स्टार्टिंग टॉर्क। ये है पैराबोला। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टॉर्क रनिंग टॉर्क होगी, है ना। यहाँ से यहाँ तक की टॉर्क जो है वो कौन सी टॉर्क होगी? रनिंग टॉर्क। और रनिंग टॉर्क कैसा होता है? रैखीय। आप देख रहे हैं ना, एक रैखीय सीधी रेखा की तरह मिल रहा है टॉर्क, सीधी रेखा की तरह टॉर्क मिल रहा है। जब ये आर्मेचर करंट और आर्मेचर टॉर्क के बीच हम ग्राफ देखेंगे तब हमें ऐसा ग्राफ मिलता है। नेक्स्ट है, नियंत्रण कक्ष में ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है ना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर इन ए कंट्रोल रूम? इन ए कंट्रोल रूम। देखिए ट्रांसफार्मर को ऐसा कहा जाता है कि ये केवल वोल्टेज में बदलाव करता है ना, वोल्टेज के स्तर में बदलाव करता है। वोल्टेज को देखिए, वोल्टेज के स्तर में बदलाव करता है लेकिन पावर को ये चेंज नहीं करता और ना ही फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझें तो एग्जाम्पल के थ्रू मान लो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर का, है ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में पावर देखा जाए, पावर बराबर V1 इंटू I1, है ना, बराबर सेकेंडरी साइड का V2 इंटू, अच्छा यहाँ पर I1 ही होगा ना, V1 इंटू I1, V2 इंटू I2। तो स्टेप अप के केस में देखो, स्टेप अप में क्या होगा कि प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज क्या होती है? कम होती है। तो प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज कम,
जितना वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग में कम हुआ है ना, उतना वोल्टेज बढ़ जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग में, यानी कि ये बैलेंस हो गया। और प्राइमरी वाइंडिंग का जो करंट होता है ये हमेशा अधिक होता है, और जितना अधिक होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में जाकर के उतना वो कम हो जाता है, तो फिर ये भी बैलेंस हो गया। तो कुल मिलाकर के वोल्टेज करंट दोनों साइड का क्या हो गया, संतुलित हो गया, बैलेंस हो गया। इसलिए जो पावर होती है वो पावर कैसा होता है, स्थिर होता है। पावर दोनों साइड का, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों साइड का पावर कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, नियत होगा, है ना। कैसा पावर होता है, नियत होता है। और जो आवृत्ति होती है ये भी नियत होती है। आवृत्ति कैसी होगी, ये भी नियत होती है। तो आवृत्ति को बिना चेंज किए और पावर को बिना चेंज किए ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है। भारत में किस प्रकार का ऐसी ट्रांसमिशन अपनाया जाता है बताओ। अपने इंडिया में जो ट्रांसमिशन लाइन है वो सबसे अच्छा कौन सा है, 3 फेज 4 तार प्रणाली, या 4 फेज 4 तार प्रणाली, या 1 फेज 1 तार प्रणाली, या कौन सा, 1 फेज 3 तार नहीं, हाँ 3 तार तो ठीक है, 3 तार होना चाहिए, लेकिन ये 3 फेज होना चाहिए, सिंगल फेज नहीं। 3 फेज 5 तार, 5वां तार कौन सा होगा, 3 तो फेज होगा, एक न्यूट्रल एक अर्थिंग, नहीं ऐसा नहीं, ये अनबैलेंस के केस में होगा। 3 फेज 3 तार प्रणाली, बिल्कुल 3 फेज होगा और 3 तार। और ये हमें कहाँ मिलेगा, ये हमें मिलेगा परिणामित्र के, ये मिलेगा ट्रांसफार्मर के डेल्टा वाइंडिंग से। कहाँ मिलेगी, ट्रांसफार्मर के डेल्टा वाइंडिंग से मिलेगा हमें 3 फेज 3 तार सिस्टम। 3 फेज 3 तार सिस्टम ट्रांसफार्मर के डेल्टा वाइंडिंग से हमें मिलेगा। और सिंगल फेज का कंपेयर अगर हम 3 फेज से करें तो सिंगल फेज के तुलना 3 फेज से जब की जाती है तो तीसरा फेज आने पर हमें 73% पावर में वृद्धि देखने को मिला। पावर हमें कितना बढ़ करके मिला, 3 फेज को लाने का 73%। चलो लास्ट सवाल है आज का, इफ द नंबर ऑफ क्वाइल्स पोल्स फेज इन ए वाइंडिंग इज 1, व्हाट इज दैट वाइंडिंग कॉल्ड। यदि वाइंडिंग में कुंडलन पोल और फेज की संख्या 1 है तो उस वाइंडिंग को कही जाती है संकेंद्रित वाइंडिंग, है ना, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग कहाँ पर करते हैं आप, तो इसको की जाती है सिंगल फेज मोटर में। कहाँ पर, सिंगल फेज मोटर में। जो सिंगल फेज का मोटर होता है ना, उसमें जो हमारी ये स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग होती है ना, इन दोनों वाइंडिंग को इस प्रकार से इसमें व्यवस्थित की जाती है कि इनका जो फेज शिफ्ट है वो 90 डिग्री हो जाए, है ना। जो हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो संकेंद्रित वाइंडिंग किया जा रहा है, तो दोनों वाइंडिंग को, ये रनिंग वाइंडिंग, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग और ये रनिंग वाइंडिंग, इनको इस प्रकार से अरेंजमेंट किया जाता है कि जो इसमें फेज शिफ्ट हो वो 90 डिग्री का फेज अंतर उत्पन्न हो। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री का फेज अंतर इसमें पैदा होता है ताकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो, जो टॉर्क को घुमाने के लिए, जो रोटर को घुमाने के लिए काफ़ी हो, और हमारी इस प्रकार से मोटर सेल्फ स्टार्ट बन जाती है। तो सेल्फ स्टार्ट इसीलिए बनती है संकेंद्रित वाइंडिंग के लिए। वितरक वाइंडिंग का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जैसे कि जो हमारी सिलेंड्रिकल पोल रोटर होती है ना, जो सिलेंड्रिकल पोल रोटर में इसका प्रयोग किया जाता है। और मेन हमारा टारगेट ये होता है कि जो हार्मोनिक्स होते हैं, है ना, उस हार्मोनिक्स को समाप्त करने के लिए, हार्मोनिक्स को समाप्त करने हेतु हम वितरक वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। टर्बो जनरेटर के अंदर सिलिंड्रिकल पोल रोटर लगा होता है, जो थर्मल पावर प्लांट में इसका इस्तेमाल किया जाता है पावर उत्पन्न करने के लिए। ओके, चलो सारे सवाल कंप्लीट हो गए, सारे जितने सवाल थे 25 सवाल, सभी 25 सवाल कंप्लीट हो गए। अब अपना फीडबैक आप दीजिए, अपना प्यार स्नेह बताइए कि कैसा लगा ये हमारी मैराथन सीरीज। भाई जो विद्यार्थी, यकीन मानो, जो बच्चे शुरू से लेकर के अंतिम तक क्लास को देखे हैं ना, इसका मतलब उनका लक्ष्य, जो उनका एम है वो बिल्कुल क्लियर है। उनको पता है कि हम किस प्रकार से मेहनत करेंगे तो हमें सफलता मिल सकती है ना। उनका टारगेट है बस एग्ज़ाम, और उनको कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ एग्ज़ाम। बाकी जो लोग टाइम पास के लिए आते हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि टाइम तो पास हो ही जाता है, लेकिन उसके बदले अगर आपको कुछ नॉलेज मिल जाए तो आपके एग्ज़ाम के काम आ सकता है। इसलिए टाइम पास को भी आप इस्तेमाल में लीजिए, है ना।
चलिए, बाकी रोज़ाना 8 बजे की ये जो सीरीज़ चल रही है, ये वाकई में बच्चों का प्यार इसमें दिख रहा है, क्योंकि मेरा मेहनत भी है इसमें, है ना। मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसका PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो आप लोग, और फिर इसका PDF अभी तुरंत आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी बैच के बारे में मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि बहुत ही जल्द बैच भी मैं ला रहा हूँ। उस बैच पे काम शुरू हो गया है। मेरे पास ऐसा कोई टीम तो है नहीं कि मैं टीम को काम दे दूँ और टीम काम करके दे मुझे और बैच का अनाउंसमेंट मैं कर दूँ। खुद मुझे भी करना होता है, सारा काम मुझे करना होता है, मुझे देखना होता है। चाहे क्वेश्चन बनाओ, अब बच्चों का डिमांड रहता है सर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में होना चाहिए, तो काम बढ़ जाता है ना। बहुत सारे सेशन लेने होते हैं, तो इस हिसाब से मेरा पूरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी उस बैच का अनाउंसमेंट करूं। बहुत ही एफोर्डेबल फीस के साथ वो बैच आपकी होगी, है ना। तो बिल्कुल अगर बैच का आप इंतज़ार कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अभी बताइए, और उस पर और ज़ोरों शोरों से काम चालू किया जाएगा। चलिए, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।